कविता की व्याख्या। पहला बिंदु हो गया कविता का शुरू का शब्द और लोप सूचक चिन्ह बनाकर अर्थात डॉट डॉट डैश डैश करके कविता का अंत का शब्द। तो शुरू का शब्द हमने लिख दिया प्रकृति और अंत का शब्द लिख दिया धूल। फिर मुख्य मुख्य शब्दों का हम शब्दार्थ लिखेंगे। जैसे इसमें शब्द आया है उत्सुक। उत्सुक मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा। एक और शब्द आया है अतिशीघ्र। अतिशीघ्र मतलब फौरन, तुरंत, जल्द। संदर्भ के अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक अर्वाचीन हिंदी काव्य, जो कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित है, जिसके संपादक डॉक्टर विनय दुबे एवं डॉक्टर आभा वाजपेयी हैं। यह पद्यांश कामायनी जैसी कालजयी कृति के रचनाकार, छायावाद के प्रमुख स्तंभ, कामना, एक घूंट जैसी एकांकी के एकांकीकार, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, महाराणा का महत्व, ध्रुव स्वामी जैसे विख्यात नाटकों के नाटककार, आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि जैसे कहानी संग्रह के कहानीकार, आंसू, झरना, लहर इत्यादि प्रसिद्ध काव्य संग्रह के कवि, कंकाल, तितली, इरावती जैसे विख्यात उपन्यासों के उपन्यासकार, सर्वगुण संपन्न साहित्यकार, सुंगनी साहू परिवार के नाम से विख्यात महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित कालजयी महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। फिर हम अगले बिंदु पे आएंगे, प्रसंग। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति सदैव नवीनता को प्रश्रय देती है, इस बात पर बल दिया है। यह बात हम प्रसंग में लिखेंगे। फिर व्याख्या। अब व्याख्या में हमें कविता को पूरे विस्तृत अर्थ के रूप में प्रकट करना है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। बासी फूल कभी भी प्रकृति के यौवन का श्रृंगार नहीं कर सकते। प्रकृति वह दुल्हन है, वह नवयौवना है, वह युवती है जो हमेशा ताजे खिले हुए पुष्पों से अपना श्रृंगार करती है, अपना सजावट करती है। अपना श्रृंगार वह कभी बासी फूलों से नहीं करेगी। बासी फूल प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी नहीं कर सकते। श्रृंगार बोलते समय और लिखते समय सावधानी रखनी है। श्रृंगार, श्रृंगार इस तरह से लिखना है। तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूल नहीं कर सकते। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। धूल उनको अपने में मिलाने के लिए उत्सुक रहती है। बासी फूल तो गिर जाते हैं और धूल में मिल जाते हैं। हर सुबह नए ताजा फूल पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं और प्रकृति अपना श्रृंगार उन नवीन ताजे फूलों से करती है, नित्य नवीन बनी रहती है। प्रकृति हमेशा ऊर्जस्वित रहती है, ऊर्जावान रहती है और नवीनता का वह अनुकरण करती है, अनुसरण करती है। हमेशा नवीनता को प्रश्रय देती है, प्राचीनता को वह त्याग देती है। अर्थात कवि यहाँ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुराने ढोंग, रूढ़ी, पाखंड और पुरानी कुर्तियों को जो त्याग देते हैं वे ही नवीनता की ओर अग्रसर होते हैं, वे ही विजयी होते हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धा अपने प्रेमी नायक मनु को जीवन में संघर्ष करके नवीनता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। भाषा खड़ी बोली, कुछ संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग है। शैली यहां पर विवरण दिया गया तो विवरणात्मक शैली हो गई। रस यहां श्रृंगार रस हो गया, माधुर्य यहां पर वर्णित है। मुक्त छंद है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति रूपी यौवना, प्रकृति रूपी युवती, तो रूपक अलंकार हो गया। प्रकृति अपना श्रृंगार कर रही है, मानवीय क्रियाकलापों का आरोप है तो यहां पर मानवीकरण अलंकार हो गया। धूल
उनके वो मिलाने के लिए, बासी फूलों को अपने में मिलाने के लिए उत्सुक है। धूल का मानवीकरण हो गया, दो बार मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार का एक अच्छा उदाहरण यह कविता मानी जाती है। और यहां पर मुख्य बात देखें, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, एक शब्द आया है इसमें श्रृंगार। तो आपको विशेष में यह लिखना है कि श्रृंगार 16 तरह के बताए गए हैं या वर्णित किए गए हैं। बिंदी, कंगन या चूड़ी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, लाल वस्त्र, गजरा, मांग या टीका, नथ, कान के गहने, कुंडल या बाली हो सकते हैं, हार, बाजूबंद, अंगूठी, कमरबंद, बिछुआ या बिछिया और पायल। तो इन 16 श्रृंगारों के आप नाम लिखेंगे तो निश्चय ही आपकी व्याख्या पूर्ण बनी जाएगी। कविता में यदि कोई भी शब्द आता है तो उसको आपको स्पष्ट करना है। मान लो संस्कार शब्द आपको कविता में आ जाता है तो आपको बताना है कि 16 संस्कार बताए गए हैं। यहां पर श्रृंगार आ गया है तो 16 श्रृंगार के नाम आपको लिखना है व्याख्या में, विशेष के अंतर्गत। और अंत में अंतिम बिंदु होता है भाव साम्य। तो इसका भाव साम्य हो जाएगा, प्रसाद जी की ही कविता, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद, ये है परिवर्तन में टेक।